नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इमार साहब के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी के एक भाग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भाग 4 की कक्षा 10 विज्ञान विषय पहले अध्याय का ये अंतिम वीडियो होगा और इसी वीडियो के साथ पहला अध्याय हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। इससे पहले की जो अभिक्रियाएं थी, संयोजन, वियोजन एवं प्रतिस्थापन, इनकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। क्या होती है ये अभिक्रियाएं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है। जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है, वो पदार्थ गर्म हो जाता है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए कौन कौन सी हो सकती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जल और अम्ल की अभिक्रिया, जब जल अम्ल से अभिक्रिया करे तो ऊष्माक्षेपी हो सकती है। दहन, किसी वस्तु का वायु में जलना दहन कहलाता है। जब भी किसी वस्तु को वायु में जलाया जाता है तो आसपास गर्मी उत्पन्न हो जाती है, इसका मतलब है कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन अंदर जाकर भोजन से क्रिया करती है, भोजन की ऑक्सीजन से क्रिया, वो है हमारा कोशिकीय श्वसन। एक तो हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ये तो हमारा सामान्य श्वसन है। एक कोशिकीय श्वसन, हमने जो सांस में ऑक्सीजन ली है वो कोशिकाओं में जाकर क्या काम करेगी। अगला है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। हम सामान्य रूप से बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हम आसपास के माहौल में कहाँ देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो विलयन बहुत गर्म हो जाता है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम थोड़ी सी श्वसन के बारे में विस्तार से। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। जब हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा या ऊष्मा का एक रूप है। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। तो अगर सवाल पूछ लिया जाए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है, समझाइए, तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। देखिए आगे और विस्तार से समझते हैं। हमने भोजन किया और भोजन में हम सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने सांस लिया। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती है। भोजन में जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया या भोजन लिया है उससे ग्लूकोज का निर्माण होगा, ठीक है, और उधर हमने श्वसन में क्या लिया, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं कोशिकाओं में और मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम फिर सांस के साथ बाहर निकाल देते हैं, जल हमारे शरीर में काम आता है और ऊर्जा जिससे हम पूरे दिन अपना काम करते हैं वो ऊर्जा हमें मिलती है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये हमने समीकरण लिखी है। यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ऑक्सीजन O2 6 अणु लिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके भी 6 अणु बने हैं और जल बना है और ऊर्जा बनी है। ये है हमारे श्वसन की समीकरण। तो अगर आपसे श्वसन की समीकरण पूछ ले तो इस तरह से हम समीकरण को दे सकते हैं। समीकरण में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण हुआ है और इसी ऊर्जा से हम पूरे दिन हमारी दैनिक क्रियाएं पूरी कर सकते हैं। दूसरा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में हमारे पास है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब उसको जलाना। यहां पर हमने समीकरण लिखी है CH4+O2, क्योंकि दहन है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया तो होनी है और इसमें भी CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो आप CH4 देख रहे हैं इसे कहते हैं मीथेन। ये मीथेन गैस है और प्राकृतिक गैस का ये मुख्य घटक है जिसको CNG कहते हैं, उसका मुख्य घटक है। और जब वो गैस वाहनों में जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये तीनों बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निर्मुक्त कर दी जाती है, H2O जल जो है वो वाष्प का रूप धारण कर लेता है और ऊर्जा उस वाहन को चलाने के लिए
आवश्यक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां हमने ये लिखा है, मैंने हालांकि बता दिया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, ये सवाल कंपटीशन में भी पूछा जाता है कई बार कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका उत्तर है मीथेन या मेथेन भी कहते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। आगे हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। जो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, और जो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करेगी, इसका मतलब विलयन ठंडा होगा, तो वो कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलेगी तो बाहर से ऊष्मा लेगी, तभी वो पिघल पाएगी। प्रकाश संश्लेषण, ये क्या होता है? पौधों द्वारा भोजन निर्माण। पौधे जिस विधि के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण किया जाता है, और ये विधि कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। वाष्पीकरण, जल का वाष्प के रूप में निकलना। हम जानते हैं कि बादलों का निर्माण इसी विधि के द्वारा होता है, वाष्पीकरण के द्वारा। तो ये है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं इसको, व अपचयन की। ये दोनों अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन, क्या होती है? चलिए देखते हैं। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को अंतर के रूप में पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। सबसे पहले ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है, या मैं यूं कहूं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। दूसरी तरफ, किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन का निकास होता है, उल्टा है इसका एकदम ऑक्सीकरण का, या ऑक्सीजन का निकलना। मान लीजिए किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हो गया है। हमारे पास दूसरी परिभाषा भी है। किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन का निकास होता है, या मैं यूं कहूं कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो ये क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी पदार्थ में, जब हाइड्रोजन का योग होता है, तो वह अपचयन कहलाती है, या मैं कहूं कि हाइड्रोजन जुड़ता है। उदाहरण से समझते हैं हम क्या कैसे होगा। मैंने लिया कॉपर, तांबा, और इसमें प्लस किया O2, ठीक है। अब देखिए बनता क्या है, CuO। तो मैंने तांबा लिया था और तांबे से मैंने CuO बना दिया। मैंने Cu लिया था और CuO बना दिया। मैं यहां से यहां पहुंचा हूं, तो आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? Cu जहां से मैं शुरू हुआ हूं वहां, और जहां मैंने खत्म किया है CuO, तो आपको यह अंतर नजर आ रहा है कि पहले Cu से लेके CuO तक पहुंचे, तो यहां एक पहुंचे हैं, तो यहां एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, अलग है, और है। इसका मतलब Cu में जब ऑक्सीजन जुड़ी है तभी CuO बना है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि यहां पर Cu अर्थात कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखिएगा, यहां ऑक्सीकरण किसका हुआ है? Cu का, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है। और ऑक्सीकरण होने के बाद बना है CuO। इधर देखते हैं अपचयन की ओर। यहां मैंने CuO लिया और इसमें जोड़ा हाइड्रोजन, तो बना Cu प्लस H2O। तो यहां मेरे पास है CuO से मैं चला और Cu तक पहुंचा, तो आपको क्या नजर आ रहा है? CuO से मैंने शुरुआत की और मैं पहुंचा Cu तक, कॉपर तक, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक। क्या अंतर नजर आ रहा है? आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने यहां से शुरुआत की थी और वहां पहुंचा, तो एक ऑक्सीजन गायब हो गया। CuO, यहां पे एक Cu था और एक ऑक्सीजन था, और जब मैंने अंत में देखा तो वहां CuO अकेला ही था। इसका मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गई, तो ऑक्सीजन का निकलना, और ये कहलाता है अपचयन। और अपचयन की दूसरी परिभाषा है किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन का योग होता है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए यहां CuO में प्लस H2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये परिभाषा भी यहां लागू होगी
कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी पदार्थ में तो उसका अपचयन हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन किस में जुड़ रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड में। तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन। चलिए, यह है सामान्य परिभाषा, हम आगे उदाहरणों के द्वारा और समझते हैं। जैसे मैंने यहां उदाहरण लिया है कि जिंक ऑक्साइड ZnO और इसमें जुड़ रहा है कार्बन, बनेगा क्या? जिंक प्लस CO बना। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं शुरू हुआ ZnO से, जिंक ऑक्साइड से, और पहुंचा कहां? Zn पर, जिंक पर। तो क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? यहां से देखिए, ZnO से कहां पहुंचा? Zn तक। क्या अंतर नजर आ रहा है? एक ऑक्सीजन गायब हो गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो इस प्रक्रिया में हुआ है अपचयन। दूसरी ओर मैं कार्बन से चला और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड तक पहुंचा। यहां आपको क्या नजर आ रहा है? यहां कार्बन से लेके इस CO तक आप पहुंचे हैं, तो क्या नजर आ रहा है? एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां ZnO का तो अपचयन हो रहा है और C अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां एक खास बात ध्यान देने वाली है कि यहां एक ही समीकरण में एक पदार्थ का ZnO का अपचयन हो रहा है और कार्बन दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों क्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन, एक ही समीकरण में हो रही है। तो ये अभिक्रियाएं कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ हो। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित हो रही है। जिंक ऑक्साइड ZnO का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अभिक्रियाएं कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। चलिए आगे बात करते हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन, या ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों ही शब्द काम में लिए जा सकते हैं। क्या महत्व है दैनिक जीवन में इनका? सबसे पहले हमारे पास है संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? देखते हैं। आपके सामने दो चित्र आए हैं, दो लोहे के वोल्ट है। आप दोनों को देख पा रहे हैं। पहला वोल्ट है जो थोड़ा नया है, और दूसरे में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? तो आपका उत्तर होगा इसके जंग लगा हुआ है। बस यही प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। और देखिए, ये जंग, यही संक्षारण है। ये आप सिक्का देख रहे हैं, पहला तांबे का सिक्का है, आपको एकदम चमकीला नजर आ रहा है। और दूसरी ओर आप जो तांबे का सिक्का देख रहे हैं, वो देखिए उसके ऊपर थोड़ा सा हरे रंग का पदार्थ जमा हो चुका है। तो आप कहेंगे इसके भी जंग लग गया, ये भी खराब हो गया। तो ये प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। तो इसका मतलब यहां हम एक चीज और समझ सकते हैं कि जब भी संक्षारण किसी धातु का होगा, ध्यान रखिएगा संक्षारण धातु का होता है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी भी काली पड़ जाती है संक्षारण के कारण। और धातुएं संक्षारण के कारण या जंग के कारण खराब हो जाती है। ठीक है, उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, या धातुएं नष्ट भी हो सकती है संक्षारण के कारण। तो देखिए, संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु, नमी या रसायन की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे लोहे में नमी की उपस्थिति में जंग लगना। तो संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें धातु जो है उसकी सतह पर या तो वायु आए या नमी आए या कोई केमिकल या रसायन आए, जिससे कि वो धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है संक्षारण। उदाहरण के रूप में लोहे में नमी की उपस्थिति में जब जंग लग जाता है। संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो ये पदार्थ को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अगर मान लीजिए कि लोहे पर एक बार जंग लगना शुरू हो गया तो वो लगातार लगता ही रहेगा, अर्थात संक्षारण एक सतत प्रक्रिया है। अगर आपने उस लोहे को जंग लगने से रोका नहीं तो हो सकता है वो लोहा पूरी तरह नष्ट हो जाए। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना भी संक्षारण के ही उदाहरण है। धातुएं चांदी, तांबा, लोहा ये सब संक्षारण के कारण खराब हो जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट कर दिया जाता है। सामान्यतया हम लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट या रेड ऑक्साइड करते हैं। तो आपको अगर सवाल ये पूछ भी लिया जाए कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो उत्तर होगा संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण
का उदाहरण है विकृत गंधिता। तो देखिए क्या होती है विकृत गंधिता। आप इस ब्रेड के टुकड़े को देख रहे होंगे, ये 5-6 ब्रेड का एक गुच्छा है। इसमें देखिए इस जगह को आप देखिए, इस जगह में आपको थोड़ी सी ब्रेड पर काले धब्बे अर्थात ब्रेड खराब सी हुई दिखाई देगी। आपने देखा होगा घर में ब्रेड अगर 2-3 दिन पड़ी रह जाए तो वो इस तरह से खराब हो जाती है, इसमें बदबू आने लग जाती है, ठीक है, शैवाल इस पर जमा हो जाते हैं। ये क्या हुआ है? हुआ क्या है कि खाद्य पदार्थ, ब्रेड खाने का पदार्थ है, जब प्लस वायुमंडलीय ऑक्सीजन, जब इसने वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो इस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण होने का मतलब ये खराब हो गया। तो ज़्यादा दिन अगर कोई खाने पीने की चीज़ें हम रख देंगे तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से या जीवाणुओं कीटाणुओं से प्रभावित होकर खराब हो सकती है, जिससे उनकी गंध बदल जाती है, गंध विकृत हो जाती है, और ये प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है विकृत गंधिता? भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनमें मौजूद वसा व तेलों के वायव उपचयन द्वारा भोज्य पदार्थों में अरुचिकर गंध व स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। भोज्य पदार्थों को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनमें जो वसा और तेल उपस्थित हैं वो उनका वायव उपचयन का मतलब है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिससे भोजन के जो पदार्थ हैं या खाने पीने की जो सामग्री है उसमें अलग सी अरुचिकर गंध, या मैं सामान्य भाषा कहूँ तो बदबू सी आने लग जाती है और स्वाद भी बदल जाता है। इसे कहते हैं विकृत गंधिता। तो अब इसे रोका कैसे जाए? हम चीज़ों को, हमारे खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से, सड़ने से कैसे रोक सकते हैं? तो भोज्य पदार्थों की विकृत गंधिता को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है। नंबर 1, भोज्य पदार्थों में प्रति उपचायक जैसे BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल मिलाकर, एक रासायनिक पदार्थ है, अगर ये खाने पीने की चीज़ों में मिला दिया जाए तो वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। लेकिन ये रासायनिक पदार्थ किसी भी खाद्य पदार्थ में यूं ही नहीं मिलाया जा सकता, ये खास बात है। आगे देखते हैं, वसा व तेल युक्त भोज्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक करके, जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें तेल है और वसा है उनको नाइट्रोजन गैस में पैक कर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस में पैक कर देंगे तो क्या होगा? जैसे आपने चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे खाए होंगे, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, उनकी जो थैली होती है वो हवा से पूरी तरह भरी होती है। वास्तव में उस थैली में हवा नहीं होती, उस थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे क्या होगा, उसके अंदर जो चिप्स हैं जो कि तेल से निकले हैं वो खराब ना हो। अगर उस थैली में नाइट्रोजन गैस ना भरी जाए तो चिप्स जो हैं थोड़े दिनों बाद में खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि वसा व तेल युक्त भोज्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक कैसे किया जाता है। अब नाइट्रोजन करेगी क्या? नाइट्रोजन गैस अक्रियाशील गैस होने के कारण भोज्य पदार्थों की वसा और तेलों का उपचयन रोक देगी। तो ध्यान रखिएगा, चिप्स और कुरकुरों की थैलियों में जो हवा भरी रहती है वो वास्तव में हवा ना होकर नाइट्रोजन गैस है, जो कि आपकी उन पदार्थों को, चिप्स वगैरह को खराब होने से बचाती है। ठीक है, तो आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों नाइट्रोजन उनमें भरी जाती है? तो आपका उत्तर आपको मिल गया होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखने पर निम्न ताप पर उपचयन मंदित हो जाता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को खराब, खाद्य पदार्थ, खासकर खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है और उतने कम तापमान पर वो वायु से क्रिया नहीं कर पाता, ठीक है, या प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है और हमारे खाने पीने की चीज़ें जो है वो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रहती है। अगला, भोज्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में पैक करने पर भोज्य पदार्थों की वसा व तेलों के उपचयन हेतु ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर आपने कोई ऐसे डब्बे में कोई पदार्थ डाला है जो डब्बा एयर टाइट है, एयर टाइट का मतलब है कि जो एकदम टाइट पैकिंग है जिसकी, उसमें हवा अंदर जा ही नहीं सकती, तो हवा नहीं जाएगी तो अंदर जो पदार्थ है वो खराब होगा नहीं, बिना हवा के वो खराब हो ही नहीं सकता। तो इस तरह भी हम इनको बचा सकते हैं उपचयन होने से चीज़ों को। तो आशा है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इस अध्याय के हमने 4 वीडियो अब तक अपलोड किए, हालांकि चौथा ये अपलोड होने वाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इस अध्याय के नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।